हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ इन फ्रंट ऑफ यू एंड आज मैं आपके सामने लेके आया हूं क्लास 10th के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉल्ड लाइट। ठीक है, आज लाइट चैप्टर की डिस्कस करने वाला हूं मैं आपके सामने, क्योंकि देखो बोर्ड बहुत नजदीक है। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करके बैठे होंगे, लेकिन फिर भी एक क्विक रिवीजन आपके सामने मैं लेके आया हूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी चीज को टाइम, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है, लिटरली टाइम बहुत कम बचा हुआ है। और मुझे विश्वास है कि आप सब लोग भयंकर तैयारी करके बैठे हुए, इस बात का तो विश्वास है। लेकिन एक जो शॉर्ट रिवीजन का आज मैं लेके आया हूं आपके सामने, तो सब ध्यान से देखिएगा। और कुछ क्वेश्चंस भी यहां पे डिस्कस करूंगा, और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां पे बच्चे फंसते हैं उस टॉपिक को भी यहां पे आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली चीज आपकी स्क्रीन पे दैट इज लाइट। सबसे पहला सवाल अगर आपसे कोई पूछेगा दैट व्हाट इज लाइट, तो लाइट होता क्या है। सबसे पहला सवाल तो ऑब्वियस ही बात है, लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लाइट होता क्या है पहले ये तो पता लगे। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी द थिंग्स, यानी कि जिसकी वजह से हम चीजों को देख सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जिस कमरे में आप बैठे हुए हो, जस्ट इमेजिन करना जिस कमरे में आप बैठे हुए हो उस कमरे की सारी लाइट्स ऑफ कर दो, चारों तरफ से बंद कर दो, अंधेरा कर दो, क्या अब आप उस कमरे में किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो। ठीक है, क्लियर सा कंसेप्ट है भैया। जिस कमरे में लाइट है, लाइट उस ऑब्जेक्ट पे टकराएगी और टकराने के बाद मेरी आंखों पे जाएगी, देन आई विल बी एबल टू सी द थिंग्स। क्लियर है? ठीक है, तो लाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट अनेबल्स अस टू सी द थिंग्स, यानी कि लाइट एक ऐसी चीज है जिससे हमें किसी भी चीज को देखने का जो सेंसेशन हमारी आंखों में होता है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से? द प्रेजेंस ऑफ लाइट अराउंड अस। सो इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। ठीक है, तो लाइट क्लियर हुआ आपको। क्या है सेकंड थिंग? द नेचर ऑफ द लाइट। व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट? लाइट बेसिकली फॉलोज द डुअल नेचर। ठीक है, डुअल नेचर इन द सेंस पार्टिकल एंड वेव। पार्टिकल और वेव नेचर क्या है ये आपको आगे बताया जाएगा। ठीक है, फ्यूचर में जब आप 12th क्लास में पहुंचोगे, फर्दर स्टडीज अपनी करोगे, तो वहां पे आपको नेचर ऑफ लाइट बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। फिलहाल मैं आपको बस इतना बताना चाहूंगा, लाइट हैज अ डुअल नेचर दैट इज पार्टिकल एंड वेव नेचर। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट की, दैट इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन। लाइट की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी अगर आप बोलोगे तो क्या है? इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि इट फॉलोज अ रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। ठीक है, इस शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल ध्यान से करना, रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, यानी कि लाइट जो है वो हमेशा एक सीधे रास्ते में, सीधे पाथ पे ही चलेगी हमेशा। क्लियर? ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग। द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपके पास आता है, जो अगर लाइट चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत क्विक रिवीजन है, जल्दी जल्दी इन टॉपिक्स को डिस्कस कर रहा हूं आपके साथ। सबसे पहली चीज अगर आपने पढ़ी होगी दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है व्हेन द लाइट बाउंसेस बैक आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस, पॉलिश्ड और शाइनी सरफेस। जब लाइट किसी सोर्स से आती है, किसी सरफेस पे टकराएगी और टकराने के बाद वापस चले जाती है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारी लाइफ में, जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं या देख सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज सोचो, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप सोच के देखो कि आप ना क्या कर रहे हो। आप एक कमरे में बाल बूल बना रहे हो, सज रहे हो, संवर रहे हो, है ना, बहुत अच्छे से कर रहे हो आप। लेकिन क्या हुआ, सडनली उस कमरे की लाइट चलेगी, पूरा कमरा अंधेरा वाला हो गया, क्या अब शीशे में आप अपने आप को देख पाओगे? ठीक है, तो सिर्फ आंखें होने से या शीशा हो जाने से आपको आप नजर नहीं आओगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप देख सकते हो तो आप कमरे में गए, शीशा लगा हुआ, बाल बुल नहीं, उस कमरे में लाइट्स होना जरूरी है। अगर जब लाइट होगी तो वो शीशे पे रिफ्लेक्शन करेगी, शीशे पे टकराएगी। जितनी लाइट शीशे पे टकराने के बाद आपकी आंखों तक पहुंचेगी, उतना ज्यादा आपको जो अपनी शकल है अच्छी नजर आएगी। ठीक है, उतना ज्यादा ब्राइटनेस होगी, उतनी ज्यादा शार्पनेस होगी। ठीक है, अगर लाइट को आप कम कर दोगे, फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, आपने एक हल्का 50-60 वाला बल्ब ले लिया, 50-60 वाला बल्ब लगाया, फिर आप कमरे में गए, कह रहे यार आज मैं बहुत गंदा देख रहा हूं यार। क्यों? रीजन क्या है? लाइट कम अमाउंट में आंखों तक पहुंच रही है, तो इमेज कैसी बनेगी? ब्लर इमेज बनेगी। ठीक है, लेकिन वहीं पे आप लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दो, वही इमेज क्या होगी जो शीशे में आपको अब तक दिख रही थी, वही इमेज अब आपको कैसी नजर आएगी? बहुत ही ज्यादा शार्प नजर आएगी। समझ में आया? तो ये चीज क्लियर हुई सबको। सबसे पहली बात कि रिफ्लेक्शन के फायदे क्या हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके अगले टॉपिक पे, यानी कि द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, है ना, जो भी बच्चा साइंस पढ़ रहा है, जिसके पास भी साइंस सब्जेक्ट है, जिसका पेपर आने वाला है, उसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो गया? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? उससे पहले मैं आपको कुछ 2-4 चीजें समझाऊंगा इसके बारे में। यानी कि यहां पे आप स्क्रीन पे कुछ टर्म्स देख रहे होंगे जो आपको नजर आ रही होंगी, तो वो क्या क्या है आप देखते हैं एक बार। ठीक है, अब देखो, जैसा कि मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूं,
यहां पे बहुत छोटे छोटे शब्द हैं जिनकी डेफिनेशन बहुत जरूरी है आपको पता होनी। दैट इज सबसे पहली चीज इंसिडेंट रे, आप लोग देख पा रहे होंगे इंसिडेंट रे। दूसरी चीज रिफ्लेक्टेड रे, है ना। अभी देखो सबकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, बहुत एक एक दो दो मार्क्स में आ जाती हैं, पता भी नहीं चलता है, हम लोग ध्यान ही देते हैं इन छोटी छोटी डेफिनेशंस की तरफ। तो इनको ध्यान से समझ लो। इंसिडेंट रे क्या है? द लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स, द लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई फालतू बात नहीं करनी इस बारे में भाई, सीधी सी बात है। लाइट कहां से आ रही? सोर्स से आ रही। तो इंसिडेंट रे क्या हुई? द लाइट कमिंग फ्रॉम द सोर्स इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, बस खत्म, इतनी सी बात है। दूसरी चीज क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे किसे बोला जाएगा? जो लाइट टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में चले जाती है, ठीक है। द लाइट बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। किसी सरफेस पे, किसी पॉलिश्ड सरफेस पे टकराने के बाद जो लाइट उसी मीडियम में वापस चले जाती है उसको बोल दिया जाता है रिफ्लेक्टेड रे। द लाइट रिफ्लेक्ट्स बैक या लाइट बाउंसेस बैक टू द सेम मीडियम थ्रू विच इट ओरिजिनेट। जिस मीडियम से आई थी उसी माध्यम में वापस चले गई, इसको बोल दिया जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया? दिस इज आवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, प्लेन मिरर बोल दिया हमने इसे, दैट इज आवर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। डन। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो कौन सी है? दिख रहा है आपको? ये दो शब्द दिख रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। एक एक मार्क्स में ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव्स में आपसे कुछ भी पूछ लिया जाता है, तो उनके लिए आपको ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। देखो छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो ये बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से वीडियो को देखते रहो, सिर्फ सुनना है, ठीक है, सिर्फ सुनते रहो। बाकी जो भी आप यहां पे देख रहे हो, जितने भी नोट्स देख रहे हो, इस सारी आपको पीडीएफ बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी सब यहां पे ध्यान देना, क्या है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये दो चीजें क्या है इनको समझो। देखो अगर मैं कहता हूं कि ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, ये हमारे पास एक प्लेन मिरर है, और हमने क्या करा, हमने यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दी। तो नॉर्मल ड्रॉ करी तो एक लाइट तो आ रही है कहां से? इंफिनिटी, सॉरी सोर्स से। ये लाइट आ रही है सोर्स से, और ये लाइट टकरा के यहां चलेगी, किसी यहां पे कोई इमेज बन गई हमारे पास, ठीक है। डन। अब हुआ क्या, यहां ध्यान देना, हुआ क्या? दिस इज आवर नॉर्मल। ये क्या है? ये नॉर्मल है। क्या है ये? नॉर्मल। नॉर्मल क्या हुई? परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। कोई भी एक सीधी सी लाइन जो परपेंडिकुलर होती है किसके? रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया? नॉर्मल। क्लियर हुआ? अच्छा अब यहां से आगे बात करते हैं। द एंगल बिटवीन, या फिर हम बोल सकते हैं द एंगल फॉर्म्ड बाय द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, ठीक है। क्या बोला हमने? द एंगल formed by incident ray with normal is called angle of incidence. Angle of incidence क्या हुआ? The angle formed by incident ray with the normal is called angle of incidence. And similarly, what is angle of reflection? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, अब इसको क्या बोलेंगे? द एंगल फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल। याद रखना, एंगल फॉर्म्ड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो एंगल्स आपको याद हो गए, समझ में आ गया इनकी डेफिनेशन क्या है। अब बढ़ते हैं यहां से आगे। जैसा कि आप लोगों ने हेडिंग देखी, सबसे पहली चीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज हैं क्या? देखो दो नियम है, बहुत सिंपल से नियम है, कोई ज्यादा दिमाग चलाने वाली बात नहीं है। सबसे पहला नियम क्या कहता है बेटा आपको? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर ऑलवेज इक्वल। सबसे पहली बात कि ये जो आप एंगल ऑफ इंसिडेंस देख रहे हो और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन देख रहे हो, बोथ आर इक्वल। सबसे पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए, ठीक है। यह पहला नियम है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के नियम के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहली चीज जो आपको जानने को मिलती है वो क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों के दोनों हमेशा बराबर होते हैं। यह बात हमेशा याद रहेगी। अब बढ़ते हैं यहां से आगे दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या कहता है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। क्या बोला? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। अगर आप ध्यान दोगे, ये रही इंसिडेंट रे, ये रही रिफ्लेक्टेड रे, और ये रही आपकी नॉर्मल, एंड दिस इज द प्लेन। ये वो प्लेन है, समझ में आया? ठीक है। देखो प्लेन फिगर क्या हुआ? ये 2D फिगर हुआ है ना। प्लेन का मतलब क्या हुआ? 2D फिगर हमारे पास। क्या समझे इसको? 2D फिगर। तो ये पूरा का पूरा एक ही प्लेन पे आपको ऑब्जर्व होगा, दैट इज इंसिडेंट रे,
रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि भैया आपने एक कॉपी में ऐसे एक्स वाई जेड डायरेक्शन, नहीं, सीधे बोला एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, डन। तो इसी प्लेन फिगर पे आपको इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा ऑब्टेन होगी। बोलो नहीं समझ में आई बात? क्लियर है सबको? ठीक है, डन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? मिरर फॉर्मूला की, ठीक है। देखो मिरर के बारे में बात करें, रिफ्लेक्शन के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने आती है वो क्या है? मिरर, है ना। अब मिरर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहली चीज, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर आर देयर, ठीक है, मिरर कितने टाइप के होते हैं, तो बच्चों के पास एक छोटा सा आंसर होता है। कुछ बोलते हैं कि सर प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, है ना। तो अगर मैं आपको एक सिंपल सा कंसेप्ट समझाऊं, देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ मिरर्स, ठीक है। मिरर हमेशा दो ही कैटेगरी में होते हैं, एक होता है बेटा प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर्स। हमेशा याद रखना, एक होते हैं प्लेन, ठीक है, और एक होते हैं स्फेरिकल। बस दो ही कैटेगरी है मिरर्स की, हमेशा इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। प्लेन मिरर जो घर में आपके लगा हुआ है, ड्रेसिंग टेबल पे लगा हुआ है, वहां पे मुंह देख रहे हो, शकल देख रहे हो, नहा धो के आ रहे हो वहां पे, तो वो आपका प्लेन मिरर हो गया, ठीक है। स्फेरिकल मिरर्स, स्फेरिकल मिरर की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स ही दो एग्जांपल्स है, नहीं, और भी होते हैं, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस आर देयर। तो दैट्स व्हाई ऐसा नहीं कि स्फेरिकल मिरर सिर्फ दो टाइप के होते हैं, यहां पे बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉन्वेक्स और एक हो गया आपका कॉनकेव, डन। तो फिलहाल आपके पास, क्योंकि सिलेबस में हमारे पास दो ही चीजें हैं, तो हम इन दो चीजों को बहुत डीपली पढ़ेंगे। अच्छा, इन दो चीजों को पढ़ने से पहले इनके थोड़े डिजाइन की बात कर लेते हैं, ठीक है। डिजाइन के बारे में बात करते हैं इनके। अच्छा, अब सब यहां देखना, किसके बारे में बात करने वाले हैं हम? कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में। आप कैसे समझेंगे इस चीज को? ध्यान से देखो सबके सब। लेट्स से मैंने आपसे बोला, देखो एक ना, पता है क्या करो, एक ना कांच की बॉल लो। क्या कांच की होती है? कॉस्को की बॉल होती है, बिल्कुल बिल्कुल सेम हो गया, लेकिन क्या है, हरे कलर के नहीं। हमें क्या करना है, हमें ग्लास की बॉल लेनी है, कांच की, पूरी ट्रांसपेरेंट है पूरी, कुछ इस तरीके से हमें एक बॉल चाहिए, डन। अब हमने क्या किया, हमने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। दो हिस्सों में डिवाइड कैसे किया? हमने बीच से ऐसे काट दिया, डन। इतना हो गया हमारे पास। अब ये वाला हिस्सा मैंने मिटा दिया, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक और बॉल ली, दो बॉल्स ले ली इस तरीके से, एक बॉल यहां पे भी ले ली, ठीक है। और इसको भी मैंने क्या करा, बीच से बिल्कुल डायमीटर से कट कर दिया। तो मैंने इसका भी ये वाला हिस्सा जो है वो डिलीट कर दिया, डन। यहां तक सबको क्लियर है? ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब यहां से क्या आता है हमारे पास, यहां पे ध्यान देना, देखो ये दो हमारे पास क्या हुआ, मैंने क्या करा था, मैंने कांच की बॉलें ली, दो स्फीयर्स लिए, बिल्कुल जैसे कॉस्को की बॉल होती है ना, बिल्कुल जस्ट इमेजिन करना कॉस्को की बॉल है, बस कॉस्को की बॉल क्या है, वो आपका रबर है। अब यहां पे क्या करना है, आपको कांच की बॉल इमेजिन करना है, कांच का स्फीयर इमेजिन करना है, बट अंदर से खाली होना चाहिए, होलो स्फीयर जिसे आप बोलोगे, डन। अब मैंने क्या करा, मैंने उसको डायमीटर पे कट कर दिया, तो एक हिस्सा ये रखा, एक हिस्सा ये रखा, हो गया। अब यहां से मेरा काम क्या है, अब देखो यहां देखना, मैंने क्या करा, मैंने पॉलिश ली, ठीक है, जूतों की पॉलिश नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है, मैंने कि जो मिरर के पीछे करी जाती है ना पॉलिश, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब देखो क्या मैंने क्या करा, एक पॉलिश मारी इस तरफ, डन, और एक पॉलिश करी मैंने इस तरीके से, डन। इस तरीके से मैंने दो जगह से पॉलिश कर दिया। अब देखो दोनों अलग अलग है। अब हुआ क्या, जब मैंने इसको करा, इसको मैंने, इसका जो इनर लेयर है, जो इसके अंदर का अपार्चर है, मैंने उसको पॉलिश कर दिया, तो हुआ क्या, इसकी आउटर सरफेस ये जो है ये रिफ्लेक्टिंग बन गई, जबकि इसकी आउटर सरफेस को पॉलिश किया तो इसकी इनर सरफेस जो है वो रिफ्लेक्टिंग बन गई, डन। तो इसको हमने नाम दे दिया कॉनकेव मिरर, ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। कॉनकेव बोले तो देखो, केव मतलब क्या होता है, गुफा, केव मतलब गुफा, है ना। तो क्या हुआ, एक ऐसी गुफा बनेगी जिसकी इनर लेयर जो होगी, इनर अपार्चर जो होगा वो रिफ्लेक्टिंग होगा। इनर अपार्चर कैसा होगा, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। तो जिनको कंफ्यूजन होता है कि कॉनकेव क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, ठीक है, उस चीज का आप ध्यान रखना कि केव, केव मतलब हो गया क्या, गुफा, केव मतलब क्या हो गया, गुफा। तो गुफा के अंदर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है वो हमारे पास इमेज बना रही है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास कॉनकेव, और इसका उल्टा हो गया आपके पास कॉन्वेक्स। तो बेसिकली अगर आपको बोला जाए कि एक कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर है क्या, तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ अ ग्लास विच इज पॉलिश्ड
इनसाइड। अगर कॉन्वेक्स बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, विच इज पॉलिश्ड फ्रॉम इनसाइड। और अगर कॉनकेव बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे, इट इज पॉलिश्ड फ्रॉम आउटसाइड। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर? सिंपल है, हमने क्या बोला, इट इज द पार्ट ऑफ अ ग्लास स्फीयर, इट इज अ पार्ट ऑफ अ ग्लास स्फीयर। कॉन्वेक्स के केस में बोल देंगे इट इज पॉलिश्ड इनसाइड, कॉनकेव के केस में बोल देंगे पॉलिश्ड आउटसाइड। बोलो नहीं आया समझ में? सबको क्लियर है? ठीक है, बस सिंपल सा कंसेप्ट था, कोई बहुत बड़ा लॉजिक तो था नहीं है। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब रिफ्लेक्शन हो गया हमारे पास, हमने मिरर्स के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब यहां पे बात आती है मिरर फॉर्मूले की, है ना। मिरर फॉर्मूला डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मान ले। मिरर फॉर्मूला क्या है, जैसा कि आप यहां पे देख पा रहे हो स्क्रीन पे, मैंने आपके लिए लिखा हुआ है यहां पे। दो फॉर्मूले मैं आपको बताऊंगा जिसके बेस पे आप करते हो, क्वेश्चंस करते हो। मिरर से देखो दो ही टाइप के फॉर्मूले जो आपके पास आते हैं। ठीक है, एक तो जैसा कि आप देख ही रहे हो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना, एक तो यही होता है। और दूसरा फॉर्मूला जो आपके पास निकल के आता है वो कौन सा है, m इक्वल टू यानी कि मैग्निफिकेशन इक्वल टू v अपॉन यू, मैग्निफिकेशन इक्वल टू v अपॉन यू। ये दो ही फॉर्मूले हैं जिसके बेस पे हम लोग, मतलब मिरर में हमारे पास दो ही फॉर्मूले हैं जिसके बेस पे हमारे पास न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब एक बार इसको समझ लेते हैं डायग्राम की मदद से पूरा कैसे। अब यहां ध्यान देना एक बार सबके सब। लेट्स से मैंने बोला आपके पास एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है, यहां पे बना देते हैं एक क्वेश्चन, अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार थोड़ा सा हिंट दे देता हूं किस चीज का, कि भैया मिरर में जो जो हम लेबलिंग कर रहे हैं 1/f हो गया, v हो गया, u हो गया, तो ये सब चीजें होती क्या है, इस चीज को समझ लो पहले आप लोग। ठीक है, तो लेट्स से मैंने बोला आपके पास एक कॉनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है, ये रहा आपके पास कॉनकेव मिरर, और दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा जो लाइन परपेंडिकुलर जाती है बिल्कुल पोल से, ये इसका पोल है जहां पे p पॉइंट लिख दिया मैंने, तो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सबसे पहली बात जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, जो लाइन सीधी सीधी ऐसे निकल जाती है ये हो गई आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस एक्सिस पे क्या करना है, देखो मैंने आपको क्या बोला कि एक कॉनकेव मिरर क्या है, बेसिकली इट इज अ पार्ट ऑफ ग्लास, ग्लास स्फीयर, है ना। तो अगर मैं ग्लास स्फीयर का पार्ट बनाऊं तो ये कैसे बनेगा, देखो ये इस तरीके से हुआ। और अगर ये पार्ट होता ग्लास स्फीयर का तो देखो कैसे कंप्लीट होता, ये होता नहीं होता ऐसे, ये पूरा एक स्फीयर बनता ना इस तरीके से। ठीक है, अब होगा क्या, यहां से एक डायमीटर गया। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका पोल, इसको क्या बोला जाएगा, पोल। और ये जो डायमीटर है ना, इसी डायमीटर को बोला जाता है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। इसी डायमीटर को हम लोग क्या नाम देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। डन। तो अगर आप देखोगे तो यहां तक इसका रेडियस हो गया, अगर आप देखोगे तो ये तो पूरा रेडियस हो गया ना स्फीयर का। ठीक है, और इसी को बोला जाता है द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, डन। यहां तक समझ में आया? देखो कैसे, ये पूरा स्फीयर था, इस स्फीयर को तो हम लोग पहले आधे हिस्से में काट चुके हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास ये वाला पोर्शन बचा ये हो गया आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। और ये जो पॉइंट है दैट इज सेंटर ऑफ द स्फीयर, तो इसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्या है, ये पूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इस पूरी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्वेचर। जो भी व्हाइट मार्कर से मैंने बनाया है वो आपकी सेंटर ऑफ, सॉरी वो क्या है आपका रिफ्लेक्टिंग कर्वेचर है। डन। अच्छा, अब दूसरी चीज आती है, अगर मैं सेंटर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर दूं, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ यानी कि यहां से लेकर यहां तक, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह चीज क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहला काम क्या है कि आपको पता होना चाहिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली है क्या, फोकल लेंथ बेसिकली है क्या, ये चीज क्लियर हो गई सबको, है ना। अब यहां से आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको बताता हूं 1/f 1/v ये कैसे बनते हैं। तो ये रहा हमारे पास एक कॉनकेव मिरर, ये रही हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, जैसा कि मैं आपको अभी बता चुका हूं। लेट्स से ये हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई, सॉरी ये हो गई हमारी पॉलिश सरफेस। और यहां पर मैं एक ऑब्जेक्ट बना के आपको दे देता हूं, कौन सा, लेट्स से यहां पर मैंने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, ये रहा ए बी। ठीक है, और इसकी इमेज हमें ऑब्टेन हो गई, लेट्स से कहीं पे हमारे पास यहां पे कहीं पे इसकी इमेज ऑब्टेन हो गई, इसको नाम दे देते हैं ए डैश बी डैश। डन।
अब हमारे पास जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, सब ध्यान देना, सबके सब, ठीक है। ये रहा ऑब्जेक्ट, तो यहां से ये रहा पोल P, तो यहां से जो पोल की दूरी है, दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको क्या बोला जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और यहां से इमेज से, यानी कि A डैश से अगर हम काउंट करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, इमेज डिस्टेंस। यानी कि A डैश की जो पोल से दूरी है वो हो गई आपकी इमेज डिस्टेंस, और A की जो पोल से दूरी है वो हो गई आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो आपको, और फोकल लेंथ मैं आपको बता ही चुका हूं, फोकल लेंथ क्या हो गई आपकी, पोल से फोकस की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, तो आपके पास मिरर फॉर्मूला निकल के आता है बेटा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये आपका मिरर फॉर्मूला है। दूसरी चीज आती है मैग्निफिकेशन, दैट इज -v/u। याद रखना, फॉर्मूला प्लस होता है और मैग्निफिकेशन माइनस होता है मिरर में। डन, चलो यहां तक हो गया हमारे पास। अब यहां से पहला क्वेश्चन, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे पहले से मौजूद है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर इज, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी होगी, इन्फिनिटी, ठीक है। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। हमेशा इसको याद रखना, इसके बारे में कोई बहस नहीं है, वन वर्ड क्वेश्चन है, वन वर्ड आंसर है बस, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, एन ऑब्जेक्ट, जस्ट वेट, इसको सब ध्यान देना, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर। देखो, एक प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट जो है उसके 0.5 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इमेज कहां बनेगी, सीधी सी बात है, 0.5 मीटर अंदर की तरफ बनेगी। ये मिरर है आपके पास, है ना, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग पॉलिश सरफेस हो गई, ऐसी तो बनेगा डायग्राम। 0.5 मीटर ऑब्जेक्ट है, 0.5 मीटर पे इमेज बनेगी। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, 1 मीटर, खत्म, आगे आंसर। बोलो नहीं आया, सिंपल सा कंसेप्ट था। ये क्वेश्चन आ रखा है भाई बोर्ड में, सोचो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, तो परेशान होने वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल से, कुछ नहीं है, बस लेक्चर को ध्यान से देख लो, तुम्हारी टेंशन खत्म हो जाएगी। बहुत हाई फाई सवाल नहीं करने होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, सबके सब एक बार ध्यान से पढ़ लो इसे, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखना सबके सब। व्हाट विल बी द पोजीशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। सिंपल सा, क्या बोल दिया, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर बोल दिया। कॉन्वेक्स मिरर का सबसे पहला रूल क्या है कि भैया कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देगा। ये रहा आपका कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज देगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इमेज जो भी बनेगी वो आपकी इस वाले एरिया में बनेगी, यानी कि बिहाइंड द मिरर, ठीक है। अब देख लो ऑप्शन कौन सा बैठेगा, बिटवीन P एंड F, सीधी सी बात है, ये पोल है और ये फोकस है, तो इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में रहेगी, बिहाइंड द मिरर रहेगी, और वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, सॉरी इन्वर्टेड तो हो नहीं सकती, तो बी ऑप्शन गलत हुआ। करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, ए इज द करेक्ट आंसर। नहीं आया समझ में, याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर का भैया देखो रट्टा मार लो, चाहे जो करना है कर लो, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। क्या बोला, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, हमेशा याद रखना, ठीक है। मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा, ठीक है। तो ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है इसके बारे में। द इमेज विल बी ऑब्टेन्ड बिहाइंड द मिरर ओनली। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, रेज फ्रॉम सन कन्वर्जेस एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर। जो सन से रेज आ रही हैं वो 15 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज हो जाती हैं इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। चलो बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो रहा है, अगर आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है, सन से रेज आने का मतलब क्या हुआ, द लाइट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी, लाइट इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी। अगर लाइट इंफिनिटी से आ रही है तो इमेज कहां पे बनेगी भाई, एक सिंपल सा सोचो ना, अगर लाइट सन से आ रही ना, आप सन देखो किसी भी लेंस के लिए इंफिनिटी काउंट किया जाएगा, तो अगर इंफिनिटी से लाइट आ रही है और इमेज जो है कहां पे बनेगी, फोकस पे बनेगी। इसने क्या बोला, सन कन्वर्जेस एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर, तो एक बात तो क्लियर है, फोकस दे दिया 15 सेंटीमीटर। बोलो भाई, देखो घुमा फिरा के दिया लेकिन दे तो दिया, ये टेंशन तो खत्म हो गई हमारी। अब बात करते हैं वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट द साइज ऑफ इट्स इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट।
अब आपको यह बताना है कि अगर ऑब्जेक्ट का साइज जो है, ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो इमेज के साइज के बराबर हो जाए, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए, ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखना चाहिए। आप देखो सिंपल सा, आप लोग मुझे एक सिंपल सी बात बताओ कि भैया देखो ऐसी कौन सी कंडीशन है जहां पे इमेज और ऑब्जेक्ट साइज जो होता है वो सेम होता है, ठीक है, या फिर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सेम होता है, ऐसी कौन सी कंडीशन है। हमारे पास मिरर हो चाहे लेंस हो, सिर्फ एक सिचुएशन है जहां पर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा बराबर आते हैं। वो कौन सा है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे प्लेस करेंगे तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। यानी कि अगर फोकस 15 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकस, यानी कि 2 गुणा गया 15, आंसर इज 30 सेंटीमीटर। यानी कि अगर ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो इमेज भी 30 सेंटीमीटर पे बनेगी और ऑब्जेक्ट और इमेज हाइट दोनों की दोनों हमेशा बराबर रहेंगी। सो द ऑप्शन क्या करेंगे, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। वेरी गुड, ठीक है, 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट कहां रखा जाएगा? 30 सेंटीमीटर पे। मूविंग टू द नेक्स्ट वन, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें देख लेते हैं, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे जो होते हैं यहां पर एक दिमाग खराब करने वाली चीज करते थे, उनको ये नहीं पता होता भैया यूजेस क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसको तो भैया नोट डाउन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारे लिए। यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, ये क्या होता है, बोलने के लिए तो आसान होता है सर, किसको नहीं पता होता, लेकिन क्या होता है जब हम लिख रहे होते हैं ना पेपर में, उस समय दिमाग में नहीं आता। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इनकी इमेजेस यहां पे रखे हैं ताकि आपको हमेशा ये याद रहे, ठीक है। क्या क्या हो गया आपका, ऑप्थेल्मोस्कोप हो गया, आपका नॉर्मल शेविंग मिरर बोल सकते हो, हेड मिरर्स बोल सकते हो, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हो गया आपके पास, और हेडलाइट्स हो गई, सोलर फर्नेस हो गई। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कॉनकेव मिरर के यूजेस जो हैं अच्छे से सबके सब नोट कर लेना भैया। देखो लाइटली मत लेना इस बात को, पेपर के टाइम पे भूलना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। बहुत बच्चे होते हैं जो आराम से भूल जाते हैं इन चीजों को, ठीक है, और वो काम नहीं करने हैं। तो क्वेश्चन के बीच में एक और चीज, नाउ द यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस हो गए और कॉनकेव मिरर के यूजेस हो गए, दोनों मैंने आपकी स्क्रीन पर रखे हुए हैं। हर एक बच्चे को देखो याद रखना, मजाक की बात नहीं है, ठीक है। अगर होता क्या है, हमें लगता है हमें याद है, ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है जब हम बोर्ड का पेपर देने जाते हैं ना, हमें 1-2 से ज्यादा याद नहीं आते, ठीक है। तो मैंने दोनों की यहां पे चार एग्जांपल दोनों के दे रखे हैं, स्लाइड्स आपके पास हैं। एग्जांपल क्या है, इमेज के थ्रू अगर देखोगे तो आपको थोड़ा सा इजी लगेगा, कंफर्टेबल लगेगा। आगे समझ में? तो ये 2 बातें थी जो आपकी किसके बारे में थी, यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स और यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, ठीक है। एक बार स्लाइड को पॉज करो और जल्दी से पहले एक बार आंसर रिप्लाई कर दो कमेंट बॉक्स में, उसके बाद देखो कि कैसा होगा आपके पास, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। देखो ज्यादा मेहनत करने वाली बात नहीं है, बहुत इजी सा है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ना सबके सब। फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेसाइन कन्वेंशन। अब न्यू कार्टेसाइन कन्वेंशन कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, न्यू सब शब्द लगाया हुआ, कार्टेसाइन साइन वही चल रहा है जो आज से 20 साल पहले चल रहा था, ठीक है भाई। द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। चलो अब आपको बताना है कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वैल्यू लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। भैया देखो इसको करने से पहले ना मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा कि ठीक है, इसको करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। वो क्या है, सब ध्यान देना बेटा, है ना। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है नेगेटिव है ये कैसे पता लगेगा, पहली बात तो ये रही, ठीक है। दूसरी बात, मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 1 ये कैसे पता लगेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। तो मैं एक बहुत छोटी सी बात बताता हूं आपको, सिंपल सा है, फालतू दिमाग खराब करने वाली चीज नहीं है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्यान देना अभी सबके सब ध्यान देना इस बात पे कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मेरे पास होता है m इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू, ये तो मैं जानता हूं अच्छे से कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, माइनस वी अपॉन यू, क्लियर है। अच्छा अब दूसरी चीज, अगर मैं आपसे कह दूं, देखो ध्यान देना सबके सब है, अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई वी भी इसी तरफ बन रहा, यानी कि इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड पे, ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड पे, इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड पे और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मैग्निफिकेशन हमेशा माइनस आएगा। याद रखें क्या बोला मैंने कि अभी मिरर की बात कर रहा हूं मैं लेंस के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ मिरर की बात कर रहा हूं कि अगर भाई V भी आपका लेफ्ट हैंड साइड पर है और ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट हैंड साइड पर है तो मैग्निफिकेशन हमेशा माइनस होता है, इस बात का तो ध्यान रखना है पहले आपको,
ठीक है, सबसे पहली चीज इस बात का सबको ध्यान रखना है। डन, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या बोला मैंने कि मिरर के केस में अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लेफ्ट हैंड साइड पे हैं तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, और अगर इमेज राइट हैंड साइड पे बनती है, ठीक है, तो मैग्निफिकेशन जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है। बस ये दो बातें याद रखना। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, कहने का तात्पर्य क्या हुआ मैं आपको बताता हूं। इफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड देन द मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव। इफ द इमेज इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट देन द मैग्निफिकेशन इज पॉजिटिव। खत्म। बस इतनी सी बात याद रखनी है बेटा, और आपका काम खत्म। चाहे ये कुछ भी हो, बस बहुत छोटा सा कंसेप्ट मैंने आपको समझाया। क्या समझाया कि अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पे होगी मिरर में, तो रियल और इन्वर्टेड इमेज ही बनेगी, साफ सीधी बात है ना। तो रियल और इन्वर्टेड इमेज हुई तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन आएगा, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज हुई तो पॉजिटिव मैग्निफिकेशन आएगा, और वाइस वर्सा। हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं, है ना। तो ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहली चीज, अब इस डायग्राम से आपको क्या चीज समझ में आती है कि भैया देखो ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बननी चाहिए। ऑब्जेक्ट मेरे पास रखा हुआ है, कहां पे रखा हुआ, पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा गया है। देखो चालू तो बहुत नहीं है, इन्हें पता था कि हम लोग इस बात में फंसेंगे। अब हम फंसने वाले तो है नहीं, क्योंकि मैंने कंसेप्ट तो आपको समझा दिया। भाई फंसने वाली बात तो बनती नहीं ना। अब मानते हो नहीं मानते इस बात को, है ना। फंसने वाला कोई लॉजिक है ही नहीं। अब मैंने आपको क्लियर समझा दिया। अब बस ये होना चाहिए कि भैया आपको रे डायग्राम आते नहीं आते। रे डायग्राम आते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं, कमेंट बॉक्स में डालना। एक लेक्चर हम इसी बेस पे लेंगे कि रे डायग्राम को कैसे हम याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अच्छा, वापस आएंगे मुद्दे पे। मैंने क्या कहा, मैंने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, ये रहा फोकस। ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने कहां पे, पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में। अब होगा क्या, यहां देखना, एक लाइट तो गई ऐसे, और ये लाइट क्या करेगी, यहां से फोकस से होके इधर निकल गई, है ना। ये लाइट क्या करी, इस लाइट ने क्या करा भाई, एक लाइन जाएगी इस तरीके से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड रिफ्लेक्ट्स बैक थ्रू द, जो भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है वो हमेशा फोकस से होकर निकलती है। द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट इज कॉल्ड फोकस, है ना। हो गया। ठीक है, हो गया। ओके, तो हाँ, तो चलो ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर 5 को दोबारा से देखेंगे। रुक जाओ, आना दो, हाँ। आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, यूं बंसावर के सामने हो न कीजिए। तो है यार, अभी लंबा है। तो कितना हुआ अभी, अभी तो बहुत जाएगा ये। तो मिरर ही चल रहा, अभी तो लेंस आएगा। है, इस पे था, हाँ। इसी को दोबारा से कर रहा है, इसको ना शुरू से कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पे पढ़ पा रहे हो, क्वेश्चन क्या है, फॉर द डायग्राम सोन अकॉर्डिंग टू द न्यू कार्टेसाइन कन्वेंशन द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विल हैव द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले देखो, आपको बहुत बेसिक चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब ध्यान रखना। देखो,
सबसे पहली चीज, अगर मेरे पास ये डायग्राम है, ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या ऑप्शंस अगर आप देखोगे क्या बोलेगा कि या साइन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, पहली चीज। दूसरी बात, वैल्यू लेस देन 1 है या मोर देन 1 है, तो मैग्निफिकेशन जो है वो 1 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा। दूसरी बात, मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो ये दो बातों का आपको ध्यान रखना है। कैसे पता लगता है आप ध्यान देना। सबसे पहले बात करते हैं कि मैग्निफिकेशन का पता कैसे लगता है। देखो, अगर मैं आपसे कह दूं, अगर मैं आपसे क्लियर कह दूं कि भैया देखो, अगर याद रखना, बस सिंपल सी बात याद रखना, अगर आपके पास कोई मिरर है और इमेज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बनती है, कहां बनती है, मिरर के सामने बनती है। अगर इमेज जो है वो मिरर के सामने बनेगी तो याद रखना हमेशा मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज नेगेटिव। और अगर इमेज जो है वो राइट हैंड साइड पे बनती है, अगर इमेज जो है वो राइट हैंड साइड पे बनती है तो मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। बस ये दो बातें हमेशा याद रखना। अगर इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, तो मैग्निफिकेशन हमेशा नेगेटिव आएगा। और अगर इमेज जो है वो राइट हैंड साइड पे बनती है तो मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव आएगा। बस ये दो बातें आपको हमेशा याद रखनी है। यानी कि अब देखो यहां से क्या चीज जानने को मिलती है। एक चीज और भी बता सकता हूं मैं आपको यहां से, वो क्या है कि अगर नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, तो मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव, मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव। इफ द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट देन द मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव। बस ये दो बातें हमेशा याद रखनी है कि अगर हमने बोला इमेज जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड है तो नेचर कैसा हो, मैग्निफिकेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और अगर मैंने बोला नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट है तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पहली दो बातें हमेशा याद रखना, ठीक है। यहां तक हो गया हमारे पास। अच्छा, तो ये बनेगी हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे और ये वाली इमेज बनेगी हमेशा राइट हैंड साइड पे। तो ये दो इमेजेस तो आपको क्लियर है, इन दो के बारे में तो आपको कोई डाउट ही नहीं है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, कि इस डायग्राम के हिसाब से देखते हैं। अब इस डायग्राम को एक बार समझते हैं कैसे, ठीक है। अब ध्यान देना सबके सब। लेट्स से मैंने बोला आपके पास इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ये आपके पास एक कॉनकेव मिरर है जैसा कि डायग्राम में बना हुआ है, जैसे ये ना कॉनकेव में। अब हुआ क्या, मेरे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ऑब्जेक्ट को रख दिया क्या है, कहां पे, फोकस और पोल के बीच में, फोकस और पोल के बीच में रख दिया। तो अब देखो यहां से ना ध्यान से देखना सबके सब किस तरीके से डायग्राम ऑब्टेन होगा आपको। एक लाइट तो बिल्कुल पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो इट विल पास थ्रू द फोकस। द लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। याद रखना हमेशा इस बात को। तो यहां से ये आ गया आपके पास, ये ऑब्टेन हो गया आपके पास, डन, ठीक है, क्लियर कर दिया। दूसरी चीज, अगर मैं आपसे कहता हूं कि देखो एक लाइट तो हो गई यहां से पास हो गई, और एक लाइट पास होगी कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अब यहां देखना, ये इस तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई, ये इधर गई और ये लाइट इधर गई। अब दोनों की दोनों लाइटें जो हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली थी और फोकस वाली थी, दोनों की दोनों मीटअप करेंगी कहां पे, बिहाइंड द मिरर। कहां पे मीटअप करेंगी, बिहाइंड द मिरर, और ये होगा आपका इमेज डिस्टेंस। बोलो नहीं आया समझ में, ठीक है। अब देखो बात समझ में आ गई। सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई थी कि अगर इमेज जो है वो राइट हैंड साइड पे यानी कि बिहाइंड द मिरर ऑब्टेन होती है तो मैग्निफिकेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी कि ये बात तो पता लग गई कि मैग्निफिकेशन तो पॉजिटिव होने वाला है, मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव होने वाला है। बोलो नहीं आया समझ में, क्लियर होगी ये चीज, ठीक है, डन। तो यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी इन दोनों में से कोई एक आंसर सही है। अब आता है सर वैल्यू लेस देन 1 होगी या ग्रेटर देन 1 होगी। अब ये बताओ हमें, अब लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 कैसे देखा जाएगा, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, ठीक है, पर ध्यान देना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। अच्छा देखो एक बात क्लियर है, अगर सोचो मैंने आपसे बोला 3/2 तो आंसर 1 से बड़ा आएगा छोटा आएगा, सीधी सी बात है, 1 से बड़ा आएगा। अगर मैं इसको कर देता हूं 2/3, अब आंसर 1 से बड़ा आएगा छोटा आएगा, अब आंसर 1 से छोटा आएगा। रीजन क्या है, सारा खेल डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का है। अगर आप इसमें नोटिस करोगे तो डिनोमिनेटर इज डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर, तो आंसर जो है 1 से बड़ा आएगा, आंसर जो है मोर देन 1 आएगा।
और अगर मैं बोलता हूं कि डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो हम क्या बोलेंगे? आंसर इज लेस देन 1। नहीं समझे? बस इतनी सी बात को आपको अपने दिमाग में रखना है और उसी बेस पे हम लोग करेंगे मैग्निफिकेशन की वैल्यू कैलकुलेट। यानी कि भाई हमें पता है कि डिनोमिनेटर कौन है? डिनोमिनेटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और न्यूमरेटर है इमेज डिस्टेंस। तो मैंने क्या बोला? अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से बड़ा है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है अगर वो इमेज डिस्टेंस से बड़ा है, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? लेस देन 1 आएगा, है ना। अगर आप इस वाले को देखोगे तो यहां पे आपको पता लगेगा v इज ग्रेटर देन u, v इज ग्रेटर देन u, तो मैग्निफिकेशन होता है माइनस v अपॉन u। तो यानी कि न्यूमरेटर जो है बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, यानी कि मैग्निफिकेशन जो है 1 से बड़ा आएगा, मैग्निफिकेशन 1 से बड़ा आएगा। तो आप क्या लिखोगे? साइन इज पॉजिटिव एंड द वैल्यू इज मोर देन 1। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको समझाया कि मैग्निफिकेशन जो है अगर आपके पास, ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मैग्निफिकेशन क्या होता है? मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। ठीक है, तो v जो है वो बहुत बड़ा है u से, क्योंकि न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से काफी बड़ा है, दैट्स व्हाई जो भी आंसर आएगा वो आपका 1 से बड़ा आएगा। तो पहली चीज क्लियर होगी, एक तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होने वाला है और दूसरा जो है दैट विल बी मोर देन 1। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो मिरर पे खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। अब देखो, पहले सबके सब क्वेश्चन एक बार देख लो ध्यान से। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, कुछ नहीं, आराम से सॉल्व हो जाएगा। ट्राई करेंगे इसे एक बार। कैसे? आपको जो जो चीजें गिवन है पहले वो चीज देख लो। ठीक है, आपको जो जो चीजें गिवन है पहले सबके सब देख लो। क्या है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी चीज आपको बोला गया केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, जो ऑब्जेक्ट है कहां पे रखा गया है? 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है, इसके बाद बोला पोल ऑफ अ डाइवर, अब देखो डाइवर्जिंग मिरर है, यानी कि मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स। कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। डन। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, अगर बोला जाता है फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या बताना है बेटा? द हाइट ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, जो हाइट ऑब्टेन्ड होगी हमें वो कितनी होगी, हमें ये करके दिखाना है। ठीक है बेटा, अब देखो कैसे करेंगे। हाइट ऑब्टेन करने से पहले मेरे को मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है I अपॉन O। एक फॉर्मूला तो मैग्निफिकेशन का ये रहा, है ना। दूसरा फॉर्मूला होता है V अपॉन U। ठीक है, अब देखो कैसे कर सकते हैं। अब यहां ध्यान देना सबके सब, मैग्निफिकेशन को सॉल्व करने के लिए 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। करेंगे नहीं करेंगे इस चीज को? मुझे पता हो, देखो मिरर फॉर्मूला यही है ना हमारे पास। अब हम क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन एफ, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, इक्वल टू 1 अपॉन वी और माइनस 1 अपॉन 30, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस में लिया जाता है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी। यहां से इमेज डिस्टेंस निकल जाएगा आपके पास, तो ये आ गया 4 अपॉन 30 इज इक्वल टू वी अपॉन यू। तो 2 2 जा 4, 2 15 जा, आपके पास इमेज डिस्टेंस कितना आ गया? 15/2 सेंटीमीटर। 15/2 सेंटीमीटर। सबसे पहले इमेज डिस्टेंस हमने निकाल के रख दिया। डन। अब आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है माइनस का v अपॉन यू, आई अपॉन ओ के बराबर आएगा। v कितना है? 15/2। u कितना है आपके पास? 30। माइनस क्या है ना बेटा, तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू आई अपॉन, और ऑब्जेक्ट हाइट दे रखी 4 सेंटीमीटर, तो इसको यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास इमेज हाइट आ जाएगी निकल के, क्या निकालेंगे यहां से? 15 2 जा 30, ठीक है, 2 2 जा 4, ये कैंसिल आउट हो गया आपके पास। तो इमेज हाइट आ गई आपके पास कितनी? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, पॉजिटिव में आ रहा आंसर, यानी कि जो है जो इमेज बनेगी कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। देखो हमारा आंसर चेक करने का तरीका भी हो गया क्लियर, है ना। तो ऑब्जेक्ट हाइट, इमेज हाइट कितनी है? 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो नहीं आया? ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आपसे बोला गया था एक नीडल है 4 सेंटीमीटर की, उसको 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा है कॉन्वेक्स मिरर पे। कहां पे रखा हुआ? कॉन्वेक्स मिरर पे।
तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं इसका डायग्राम भी बनाऊं, देखो कैसे बनेगा इस तरीके से। ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया और नीडल कहां है, यहां पे कहीं पर रखी हुई, और इमेज कहां ऑब्टेन होगी बेटा, यहां पर कहीं पर, ठीक है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर की है तो इमेज कैसी ऑब्टेन होगी, 1 सेंटीमीटर की। समझ में आया, बोलो नहीं आई इस बात समझ में। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे एक बार सबके सब चेक कर लें, पढ़ो एक बार उसे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, सॉरी वहां पे 1 0 लिख दिया, यहां पर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, दैट इज 10। तो यह है आपके पास, ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। फिर से कहां बोला हुआ है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड इज 1/2। मैग्निफिकेशन कैसा प्रोड्यूस हुआ, 1/2। अब 1/2 पॉजिटिव होगा, क्यों, कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1/2 कर दिया हमने यहां पे। अब यहां से आ जाएगा हमारे पास V/U, फॉर्मूला होता है, तो 1/2 के बराबर ऐसे लिख सकता हूं मैं, जाहिर सी बात है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो मुझे बोला हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया माइनस का V/ कितना आएगा, U आ जाएगा आपके पास 10 माइनस का 10, तो इक्वल टू 1/2, माइनस माइनस प्लस ये कट गया, तो V इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देखो फिर से प्लस में आ गया, सीधी सी बात है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए हमेशा इमेज कहां बनती है, बिहाइंड द मिरर, यानी कि प्लस प्लस साइन आ रहा है, देखो साइन से पता लग जाता है हम लोग सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो आपसे बोली गई है वो क्या है, वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट द मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3। अगर आप चाहते हो कि मैग्निफिकेशन इस बार 1/3 ऑब्टेन हो, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना चाहिए, पहले हमने 10 पे रखा था, इस बार हम ऑब्जेक्ट को कहां रखें कि हमारा मैग्निफिकेशन 1/3 हो। तो कोई दिक्कत नहीं, V/U सॉरी इक्वल टू 1/3। इस बार V ले लेंगे कितना, 5 सेंटीमीटर। V कितना ले लेंगे हम यहां पे, 5 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे यहां से, तो यह आएगा आपके पास 5U इक्वल टू 1/3, तो U आ गया मेरे पास माइनस का 15 सेंटीमीटर। देखो U हमेशा माइनस में होता है, आ रहा है सॉल्व करके, है ना। बस यही चीज है, जो ये साइन कन्वेंशन होता है ना, हमारी कई प्रॉब्लम तो इसी कन्वेंशन की मदद से सॉल्व हो जाती हैं। बस इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। आप पढ़ पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 को, ठीक है। सबके सब पहले जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट नहीं, स्क्रीन पॉज करके जल्दी से पहले क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करो, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से सबके सब, टाइम दे रहा हूं आपको। फिर से क्वेश्चन आ गया क्या, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है। क्या है, आपको बोला गया है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है, डन। इस प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम, फिर से कॉन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है माइनस का 12 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ गिवन है आपको 15 सेंटीमीटर। देखो अच्छी बात क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर गिवन है तो हमें फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन की टेंशन नहीं रहती, ठीक है। जब भी कॉन्केव मिरर आपको दिया जाएगा या कॉन्केव लेंस आपको बोला जाएगा, हमेशा फोकल लेंथ को माइनस रखना है, ठीक है। बाकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में ले लिया हमने, फोकस ले लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज, सबसे पहले इमेज निकालनी है आपको। क्या करोगे, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u प्लस 1/u। मिरर है ना, तो मिरर में हमेशा प्लस आता है। अच्छा अब इसको आगे करते हैं, ये हो जाएगा 1/15 इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा v कितना है, v हमें निकालना है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारे पास है 1/12, तो यहां से v आपको ऑब्टेन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, दैट इज 20/3, ठीक है। तो इमेज आ गई आपके पास 20/3। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इमेज आ गई 20/3 सेंटीमीटर, डन। तो पहला काम तो हमारा हो गया, द लोकेशन ऑफ द इमेज इज ऑब्टेन। नाउ व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u, ठीक है। तो आपके पास मैग्निफिकेशन, आपको यहां से इमेज हो गई 20/3 और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना था, माइनस का 12, डन। तो आप क्या करोगे, 20/3 इंटू 12। अब आप इसे सॉल्व कर लो आराम से, तो आपके पास मैग्निफिकेशन आ गया 5/3,
9। ठीक है, सो दैट्स द मैग्निफिकेशन। तो आपके दोनों चीजें सॉल्व हो गई। अच्छा, अब यहां पे एक चीज और पूछी गई है आपसे, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द नीडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसको मिरर से दूर ले जाते जा रहे हैं। देखो जैसे जैसे इमेज जो है वो दूर जाती रहेगी, होगा क्या, सॉरी, ऑब्जेक्ट जो है वो जैसे जैसे दूर जाता रहेगा वैसे वैसे इमेज जो है वो छोटी होती रहेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे इमेज जो है वो छोटी होगी, रियल और इन्वर्टेड रहेगी। ठीक है, डन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, दैट इज, सॉरी, question number 9, that is, if an image is formed erect, if an image is formed erect on putting object near the mirror, ठीक है, but the image is formed inverted on putting object far from the mirror, the mirror will be, अब देखो क्या बात बोली है इसने ना, आपको नेचर ऑफ द मिरर बताना है। देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक बोला है उसने, अगर आप ध्यान दोगे, उसने बोला है कि अगर इमेज को ऑब्जेक्ट के, सॉरी, ऑब्जेक्ट को मिरर के पास रखा तो इमेज जो है वो इरेक्ट होगी, है ना। द इमेज इज फॉर्म्ड इरेक्ट ऑन पुटिंग ऑब्जेक्ट नियर द मिरर, ऑन पुटिंग ऑब्जेक्ट नियर द मिरर। अगर आपको मैं लॉजिक समझाऊं कौन सा मिरर यूज हो रहा है, यहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है कॉनकेव मिरर। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो पोल और फोकस के बीच में रहेगा तो इमेज जो है वो बिहाइंड द मिरर बनेगी यहां पे, और अगर ऑब्जेक्ट को इधर खिसकाओगे तो इमेज जो है वो आपकी रियल और इन्वर्टेड हो जाएगी। तो नेचर ऑफ द इमेज इज, सॉरी, नेचर ऑफ द मिरर इज कॉनकेव मिरर। याद रखना, कॉनकेव मिरर में क्या होता है बेटा, जैसे जैसे हम मिरर के पास जाते हैं, अगर हम फोकस को क्रॉस कर देते हैं तो इमेज जो है वो वर्चुअल और इरेक्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर हम कॉनकेव मिरर में मिरर से दूर जाएंगे तो इमेज कैसी हो जाएगी, रियल और इन्वर्टेड। कैसी हो जाएगी, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ये हमारे पास मिरर का जो कंसेप्ट था वो हमारा यहां पे खत्म हो गया है। अगर अभी भी मिरर से लेकर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे बता देना, हम लोग उसको नेक्स्ट सेशन में उसको सॉल्व करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, अ रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अ मिरर, एक लाइट है जो मिरर पे फॉल करती है ऑन नॉर्मली। ठीक है, द वैल्यूज ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो कितना होगा आपको ये बताना है मुझे। अब देखो एक चीज समझना कि चाहे कोई भी मिरर ले लो, चाहे आप कॉनकेव मिरर लो, कॉन्वेक्स मिरर लो, चाहे प्लेन मिरर लो, अगर कोई लाइट परपेंडिकुलरली जाती है तो वो वैसी ही वापस आ जाएगी। सो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी, चाहे वो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, बोथ विल बी जीरो। कोई भी एंगल फॉर्म इस कंडीशन में नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। हमेशा इस बात का ध्यान रखना। तो यहीं पर मैं इसको एंड कर रहा हूं। ये था हमारा मिरर का कंसेप्ट जितना भी था। मिरर से रिलेटेड अभी भी अगर आपके डाउट्स हैं, कुछ भी अगर आपको लगता है सर मैग्निफिकेशन एक बार दोबारा कर दीजिए, आप मिरर फॉर्मूले या फिर मिरर डायग्राम जो है कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो कमेंट बॉक्स में छोड़ना, हम लोग इस बारे में जरूर बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा वो होगा हमारा लेंस पे बेस्ड होगा, कंप्लीटली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। सो अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।